Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is general methods of preparation of alkynes. तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी टॉपिक है, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि अल्केन्स के लिए भी मैंने जैसे एक स्कीम बनाई थी रिएक्शंस के लिए और उनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के लिए, इसी तरह अल्कीन्स के लिए भी और अल्काइंस के लिए भी। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस है। लेकिन इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कभी भी किसी के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी आपसे अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पूछे जाते हैं, कभी अल्कीन्स के, कभी अल्काइंस के। तो इसीलिए आपने जो है इसको अच्छे से रेडी करने के लिए आपने क्या करना है कि स्कीम को जो है ना अच्छे से फॉलो करना है। कोई भी जो भी ऐसे मैं लेक्चर बनाती हूँ तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं उसके लिए सबसे पहले जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हो या आपके रिएक्शंस हों उस टॉपिक से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स मैंने हमेशा उसके लिए आपको एक स्कीम प्रोवाइड कर देती हूँ स्टार्ट में, जो लेक्चर के स्टार्ट में। उससे ये होता है कि ये देख लें आपके इस लेक्चर में भी, जैसे कि ये 4 मेथड्स आपको नज़र आ रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस, ये 4 मेथड्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने सारे जितने भी आपके अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस हैं, इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, मतलब जितने भी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन और रिएक्शंस हैं वो मैंने इसी तरह स्कीम की फॉर्म में आप लोगों को जो है वो लेक्चर में डिलीवर किया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से इस स्कीम को भी आपने देखना है। और स्कीम बनाने का मकसद जस्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से टाइम के अंदर जो है वो एक स्कीम को रेडी करके तो वो अपने बहुत सारे रिएक्शंस को जो है वो रेडी कर सकते हैं, या कोई भी जो भी आपने कभी किसी टेस्ट में अपीयर होना है, किसी एंट्री टेस्ट वगैरह में, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के आपको मैंने बताया कि आज हम स्टडी करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स क्या है, ये तो मैं अभी सारे प्रोसेस आपको जो मेथड्स हैं मैं जब बताऊंगी डिटेल में तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले मैं सिर्फ मेथड्स का बता दूं कि जिनके थ्रू जो है हम अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स है। सेकेंड मेथड क्या है कि डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। ठीक है, थर्ड जो मेथड है हमारे पास है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसको हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा फोर्थ मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन है। तो ये 4 मेथड्स हैं, इनके थ्रू जो है आप अल्काइंस को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके नीचे आपको जो है ये कंडीशंस नजर आ रही हैं। ये कंडीशंस क्या है कि जिसकी प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन कंडीशंस हैं, मतलब जिसका मौजूद होना, इन कंडीशंस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिएक्शन कंडीशंस नहीं होंगी तो आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन कंडीशंस का होना जो है वो नेसेसरी है। तो फर्स्ट आपके पास जो है वो कंडीशन क्या है कि अल्कोहलिक KOH, जो फर्स्ट आपका रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स, तो ये अल्कोहलिक, ये स्पेलिंग मैंने इसको गलत कर दिया, ये आप सही कर लें। अल्कोहलिक KOH जो है वो आपको इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो है वो जो डीहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स है ये जिंक की मौजूदगी में होगी। ठीक है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन जिंक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है कौन सी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में, तो इसकी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो आप करेंगे। रिएक्शन को मैं स्टडी करूंगी, जब एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अलावा जो फोर्थ कंडीशन है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन में जो है टेम्परेचर वो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, मैं सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। तो फर्स्ट मेथड ये हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स फर्स्ट है आपका मेथड। तो अब इसको स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले टर्म को अंडरस्टैंड करना है कि इसका मतलब क्या है। तो डी कहते हैं रिमूवल को। ठीक है, ये आपने याद रखना है, डी कहते हैं रिमूवल को, हाइड्रो कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का, और हेलोजिनेशन मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, साथ में एक्स, हेलोजन मतलब एक्स है। ठीक है, मतलब जनरल में बात कर रही हूँ। अगर आप इस पर स्पेसिफाई करें तो वो फिर आप हेलोजन, अगर जो है वो क्लोरीन है तो फिर आप क्लोरीन ऐड करेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, इस तरह से आप रिस्पेक्टिव हेलोजन यूज़ कर देंगे। ठीक है, ऑफ डाइहैलाइड्स का क्या मतलब है कि जिसमें 2 हेलोजन, डाई कहते हैं 2 को, डाई किसे कहते हैं 2 को कहते हैं, और हैलाइड्स मतलब 2 हेलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक्स ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ठीक है,
अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपके पास सबसे पहले बेसिकली लेना क्या, आपने डाइहैलाइड्स लेने हैं। तो ये आप देखें कि CH2 के साथ 2 हेलोजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, Br और Br, ये 2 लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसी की वजह से इसको क्या कह रहे हैं, डाइहैलाइड्स कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले कहा है कि आपने इसमें क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन करनी है, मतलब रिमूव करना है हाइड्रोजन को भी और हैलोजन को भी, ठीक है। अब रिमूव कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रिएक्शन कंडीशंस क्या है, कि अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में करना है, और रिएक्शन टेम्परेचर जो है वो इसके लिए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है स्टूडेंट्स देखना है, ठीक है, ये भी नेसेसरी कंडीशंस में आ जाता है। तो आप देखें कि यहाँ से क्या होगा कि कैसे रिमूवल होगी, कि हाइड्रोजन और हेलोजन कैसे रिमूव होगा। तो अब आप देखें कि फर्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपके पास एक ब्रोमीन, ये 1 बाय 1, ये 2 स्टेप्स में होता है बेसिकली। एक फर्स्ट स्टेप में एक ब्रोमीन एटम जो है वो यहाँ से रिमूव होगा, और सेकंड स्टेप में दूसरा वाला जो है वो रिमूव होगा। तो आपको जो है वो अल्काइंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मेथड जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है पोटाशियम KBr की फॉर्म में यहाँ से ये निकल जाएगा KBr की फॉर्म में, ठीक है। ये जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कार्बन के साथ जो हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ ये एडजेसेंट जो है वो कार्बन है, उसके साथ जो है वो सेकंड ब्रोमीन एटम जो है वो लगा हुआ है, ब्रोमीन जो ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से आपने जो है वो KBr की फॉर्म में एक KBr निकाल दिया, और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक OH बचा हुआ है, और इसके साथ वाले यहाँ से मतलब इस वाले जो एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ एडजेसेंट कार्बन से आपने क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा वाटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से KBr और H2O यहाँ से निकल गए। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि अब ये वाले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CH क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो अब यहाँ पर CH2 के साथ क्या रह गया, यहाँ पर CH और फिर यहाँ पर एक Br लगा हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कार्बन ने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, तो क्या होगा कि कार्बन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों आएगा डबल बॉन्ड, कि आपको पता है कि यहाँ से ब्रोमीन जो है वो ग्रुप वो भी निकल गया है KBr की फॉर्म में, यहाँ से KBr निकल गया है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका CH2 ऑलरेडी मौजूद है, और फिर यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो 2 यहाँ पर मौजूद हैं और 2 फिर ये बॉन्ड्स की फॉर्म में होंगे। तो इस तरह कार्बन अपने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए और 2 जो है वो कार्बन के साथ, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। अब यहाँ पर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर 1 2 और 3 हो गया, और तो चौथा बॉन्ड इसने ब्रोमीन के साथ बनाया हुआ, तो इस तरह से इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो अब देखें कि स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है आपने कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ अगर एक कोई भी ग्रुप लगा हो, इसको हम क्या कहते हैं, जो CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ ये जो एक फर्दर कोई भी ग्रुप लग सकता है, तो यहाँ पर इस केस में इसको हम क्या कहेंगे, तो ये स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल। क्या कहते हैं हम इसको, विनाइल कहते हैं, VINYL, विनाइल ग्रुप कहा जाता है। तो विनाइल ब्रोमाइड जो है, ये आप ब्रोमीन लगा हुआ है साथ में, तो विनाइल ब्रोमाइड ये कहलाएगा, ठीक है। ब्रोमाइड ग्रुप लगा है तो विनाइल ब्रोमाइड ये कहलाएगा। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप में मिल जाएगा। होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर है। अब इसी को आपने सेकंड स्टेप में विनाइल ब्रोमाइड को ही नीचे उतारा, फिर इसके मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि 2 स्टेप्स में जो है वो आप अल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपको विनाइल ब्रोमाइड मिला, और सेकंड स्टेप में इसी विनाइल ब्रोमाइड की फिर अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में आपने 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और फिर आपने रिएक्शन किया। तो अब क्या होगा, फिर सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। तो अब आप देखें कि आपने देखा कि डीहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, मतलब आपने देखा कि एक हेलोजन आपका निकला Br, और सेकंड जो है वो हाइड्रोजन निकला। उसी के एडजेसेंट कार्बन जो जिसमें से आप ब्रोमीन निकाल रहे हैं एटम, उसके कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये बात रिमूव करते हुए आपने बड़ी केयरफुली इसको देखना है, उसी में से रिमूव नहीं करना, ठीक है। एक में से ब्रोमीन, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन में से हाइड्रोजन को निकालना है। तो अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो विनाइल ब्रोमाइड है, तो इसमें भी आपने वही काम करना है कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या आपके पास Br है। अब इसमें से आपने Br निकाला है, ठीक है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन ये वाला है, तो इसमें से आपने हाइड्रोजन को निकालना है। तो जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H यहाँ से OH आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका H2O निकल जाएगा, यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन रह जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, CH यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर फिर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मैंने आपको बताया क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर यहाँ पर CH बच गया जो यहाँ पर एज इट इज। तो अब आप देखें कि ये आपने एसिटाइलिन जो कि एक आपके पास अल्काइन है, आपने इसको
इसको प्रिपेयर कर लिया है और साथ में KBr और H2O निकल गया। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि 2 स्टेप्स में ये सारा प्रोसेस हुआ और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स जो है वो किस तरह से हुई और आपने अल्काइंस को प्रिपेयर किया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम सेकंड मेथड की तरफ आएंगे जो कि हमारे पास क्या है, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब इसका मतलब क्या है, वही बात आप होप सो के पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि डी जब भी आएगा तो आपने इसका मतलब क्या लेना है, रिमूवल, मतलब आपने रिमूव करना है। अब यहाँ पर हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को आपने रिमूव करना है। क्या करना है आपने, हेलोजन को एक्स को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। और टेट्राहेलाइड्स का क्या मतलब है कि ऐसे जो है आपने कंपाउंड लिया कि जिसके अंदर जो है ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसके अंदर क्या होगा कि टेट्राहेलाइड्स मतलब 4 हेलोजन जो है वो एटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये देख लें कि आपके पास ये 1 1 2 2 टेट्राब्रोमोइथेन है। तो आप देखें कि इसके अंदर 4 जो है वो हेलोजन लगे हुए हैं, Br एंड Br, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे हम, टेट्राहेलाइड कह रहे हैं। जब हम इसकी हेलोजिनेशन डीहेलोजिनेशन करेंगे मतलब इसमें से हेलोजन्स को रिमूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक की मौजूदगी में, तो तब भी हम स्टूडेंट्स आपने बस ये याद रखना है कि बनाने क्या जा रहे हैं, हम लोग अल्काइंस को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखें अल्काइंस को बनाने के लिए पहले सिंगल बॉन्ड था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, डबल में, फिर डबल बॉन्ड की फिर फर्दर की अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में, तो ये आपको ट्रिपल बॉन्ड मिला। इसी तरह से उस वक्त तक करते जाएंगे जब तक कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से पहले जो है ZnBr2 की फॉर्म में, यहाँ से ये ZnBr2 की फॉर्म में ये एक जो है वो जिंक ब्रोमाइड, ये सॉल्ट की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा ZnBr2 यूनिट। और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, कंप्लीट डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये दूसरे ब्रोमीन ग्रुप से एज इट इज लगे रहेंगे, ठीक है। या आप एक साइड से निकाल रहे हैं तो अब क्या करना है कि पहले एक यहाँ से निकाल लें और दूसरा यहाँ से निकालें, इस तरह से कर लें आप, ठीक है। ZnBr2 की फॉर्म में यहाँ से जब एक ग्रुप निकलेगा, इसको आप ना निकालें भी, इसको हम सेकंड टाइम निकालेंगे। तो जब यहाँ से ZnBr2 की फॉर्म में निकल जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर इसके चारों बॉन्ड्स कार्बन ने बनाए हुए हैं। इस तरह से आप देखें 1 2 3 एंड एक हाइड्रोजन के साथ तो 4 हो गए। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ तो ये 4 बॉन्ड्स इसके सेटिस्फाइड हो गए। तो अब ये आपके पास क्या बना 1 2 डाइब्रोमोइथीन। 1 2 डाइब्रोमो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 पोजीशन पे भी और 2 पोजीशन पे भी डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन्स हैं तो डाइब्रोमो और इथीन क्यों कहा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो इनमें मौजूद है, अल्कीन है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में फिर इसी को आपने नीचे उतारना है और इसके अंदर फिर जिंक की मौजूदगी में आपने जो है वो रिएक्शन करना है। तो जिंक किस तरह से निकल जाएगा, आप देखिए मैंने आपको बताया ना कि इस साइड से दोनों Br निकल गए थे, अब नेक्स्ट वाले 2 Br लगे हैं, तो अब ये फिर दोबारा से Br2 की फॉर्म में, यहाँ से ZnBr2 की फॉर्म में ये निकल जाएगा जिंक ब्रोमाइड सॉल्ट की फॉर्म में। और ये आपके पास अब डबल बॉन्ड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई होकर ट्रिपल बॉन्ड में, यानी कि आपने फिर एसिटाइलिन यानी कि अल्काइन को प्रिपेयर कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप जो है वो जो है 1 2 डाइब्रोमोइथेन ही लें, मतलब आप जो है या 1 1 2 2 टेट्राब्रोमोइथेन लें। इसके अलावा भी आप कोई भी अल्केन ले सकते हैं, लेकिन ये हमने लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी हो। तो ये हम लोगों ने 2 मेथड्स के थ्रू स्टूडेंट्स अल्काइंस को प्रिपेयर किया है। अब मैं नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है हमारा दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये थर्ड रिएक्शन है कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं सॉल्ट्स के ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप होता है, आपको पता है, और इसमें 2 COH ग्रुप हो तो इसको हम कहेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ये बाई नेम रिएक्शंस आपको मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाई नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से केयरफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं। तो कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी इसे कह रहे हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम इसको प्रिपेयर करेंगे। किसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं, हम अल्काइंस को। तो हम अल्काइंस पे फोकस करेंगे। तो आप देखें कि आपने सॉल्ट लिया है, ये देख रहे हैं आप कि CH डबल बॉन्ड CH और फिर COOK और यहाँ पर भी COOK। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि ये क्या है, सॉल्ट्स हमने लिए हैं। बेसिकली ये क्या था, एसिड था। एसिड का जब हमने हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन जो है वो यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो है वो हम लोगों ने रिप्लेस करके जब उसको वो रिप्लेस किया पोटाशियम से, तो ये उसका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे आप HCl है, ठीक है, HCl का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं जब Na से, ठीक है, सोडियम से, तो ये क्या बन जाता है, इसी का सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट ऑफ
एसिड। इसी तरह से जब आप इसको यहाँ पर जो आपके पास ये एसिड है CH डबल बॉन्ड CH और फिर COOH, फिर इसी तरह यहाँ पर भी COOH, तो ये आपके पास जो है सॉल्ट है। जब उसमें एसिड होगा तो जब आप इसका हाइड्रोजन को रिप्लेस करके पोटाशियम को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब पोटाशियम से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप इसको ये इसका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वो आप देख रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ग्रुप्स मौजूद थे। यहाँ पर एसिड ग्रुप मैं अब नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर हमने इसे पोटाशियम से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है स्टूडेंट्स की, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप पोटाशियम ही लें, आप सोडियम सॉल्ट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब आपने पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि मेन रिएक्शन जो है वो क्या है, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपने इस तरह से याद रखना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड है, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ट्रिपल बॉन्ड में। जब हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर किया तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, तो अल्कीन्स को प्रिपेयर किया था जब हमने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पर CH2 और CH2 था। अब जब आपने अल्कीन्स को किया, अल्काइंस के लिए किया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गई है, और अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करना है ना बेसिकली, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर एक बॉन्ड आ जाएगा। अब वो कैसे होगा सारा प्रोसेस, तो वो अब आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे, आपके पास ये इथाइन है। क्या है, इथाइन है, जो कि आपके पास बेसिकली क्या है, एक अल्काइन जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। और सेकंड क्या होगा कि यहाँ से CO2 की एक यूनिट, ये वाली दूसरी यूनिट, CO2 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे। इसके अलावा जो है KOH, आप देख रहे हैं कि एक पोटाशियम ये है, दूसरा ये है, 2 पोटाशियम, तो यहाँ से 2 OH लेंगे, तो 2 KOH की फॉर्म में यहाँ से ये आपके पास बेस मिलेगी आपको। और उसके बाद लास्ट में आपके पास यहाँ पर बचेगी 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 आपने OH की फॉर्म में, यहाँ से H की फॉर्म में 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 OH की फॉर्म में, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होगी। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट्स आपने ये आपको 4 तरह की आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। इसमें से ये जो फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, एट एनोड मिलेंगी, और ये लास्ट वाली जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये आपको कहाँ मिलेगी, एट कैथोड। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी सारा मैकेनिज्म जब, तो ये फिर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ये आपने पहले ज़रा अंडरस्टैंड करने के लिए ना, ईजी करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एट एनोड मिलेंगी और ये एट कैथोड। अब ये क्यों एनोड पे मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो फिर आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप देखें कि मैकेनिज्म की तरफ हम आते हैं। तो मैकेनिज्म में हमने क्या लिया कि यही सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट ऑफ एन एसिड। ठीक है, सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, और इसकी आप लोगों ने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स के, आयनाइजेशन होगी, मतलब आइंस में कन्वर्ट होंगे। तो आपके नेगेटिव आइंस जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे और पॉजिटिव आइंस जो हैं वो आपके अलहदा हो जाएंगे। तो आप देखें कि ये नेगेटिव पार्ट था वो आपका अलहदा हो गया। ठीक है, सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट अलहदा हो गया और पॉजिटिव पार्ट जो है वो आपने अलहदा कर लिया। तो 2K पॉजिटिव अलहदा हो गए, क्योंकि 2 पोटाशियम आइंस हैं तो 2 पोटाशियम आइंस अलहदा हो गए, और आपके पास ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है बेसिकली ये पार्ट हुआ है, ये सेपरेट हो गया आपका ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो आपने सेपरेट करके, तो इस तरह से 2 पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन, मतलब आयनाइज हो गया, आइंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसलिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव लगाया ताकि आपको पता हो कि यानी कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे इस फॉर्म में ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लें तो इसमें आसानी होती है आपको अंडरस्टैंड करने में। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के बाद आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी और एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है। तो ये आयनाइजेशन हुई है, तो इससे आपको पता चला कि एक जो स्पीशी है जो नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव वाले के पास जाएगी। तो पॉजिटिव वाला कौन सा होता है आपके पास, एनोड होता है ना। एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो ये नेगेटिव वाली है, ठीक है, नेगेटिव वाली स्पीशी है, तो ये कहाँ पर जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ जाएगी। ठीक है, और आपके पास ये जो पॉजिटिव वाली है, पोटाशियम के पॉजिटिव, तो ये वाले जो है वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड अपने, यानी कि किधर जाएंगे, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड इसका कौन सा वाला होगा, कैथोड होगा। ठीक है, आपको पता है कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जो है वो ये सॉरी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी क्या करेगी, अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगी। इस तरह से ये दोनों स्पीशीज जो हैं वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगी, तो ये एनोड की तरफ चले जाएगी और ये कैथोड की तरफ। तो अब यहाँ से आपको जो है वो काफ़ी आसानी होगी बाकी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत केयरफुली आपने देखना है कि एनोड पे किसने जाना है और कैथोड पे किसने जाना है। होप्स हो कि ये पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब नीचे आते हैं हम एनोड की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं कि एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस।
जिसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम 3 वेज में इसको जो है ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैकेनिज्म के अंदर जो है हम ऑक्सीडेशन को यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट से मैं इधर आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो है बात होगी। ऑक्सीडेशन क्या है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देखें कि ये आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी थी ये कहाँ गई, एनोड पे। तो आप देख रहे हैं कि एट एनोड जो है वो जस्ट ये स्पीशी आपके पास मौजूद है, मतलब उसका जो सॉल्ट का जो पार्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट का जो आयनाइज हुआ था, आयंस में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव में। तो अब आप देखें कि उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है एनोड, तो मैंने आपको ये पहले बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन में, तो क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। तो यहाँ पर देखें कि एक नेगेटिव चार्ज ये है और एक नेगेटिव चार्ज ये है, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब आपको पता है कि एक नेगेटिव चार्ज में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर मौजूद हैं, 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इसी को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन, जो कि कहाँ पर होती है, आपके एनोड पे होती है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास प्रोडक्ट भी आई है, वो प्रोडक्ट तो नहीं अभी फाइनल, लेकिन ये कि इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं। तो ये क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो फिर ही आप जो है नेक्स्ट स्टेप को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आपने अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आती हूँ, तो आप देखें कि यहाँ से क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाएँ तो ये मतलब फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इथाइन, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो आई थी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा कि फर्दर रिएक्शन होगा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ से देखें, ये हाफ एरो से आपने शो करना है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव, ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है तो ये हाफ एरो से शो करना है, मतलब आपने अगर हाफ एरो ऐसे लगाना है, ठीक है, एक साइड से। अगर इस तरह से लगाएंगे डबल एरो, तो इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास चले गए हैं। तो हाफ एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे के पास, इस तरह से सेकंड एरो से हाफ एरो से आपने शो कर देना है। तो देखें, हाफ एरो इधर मैंने शो किया और हाफ एरो इधर शो किया, तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास गया है। इसी तरह इस वाले से आप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखें बेसिकली हुआ कि मैंने आपको बताया अभी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया, अब इस तरह से याद रखें, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर मौजूद है, आप ठीक है। ये इसको जरा करीब कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कर दिया इस कार्बन के पास, और अब इसी तरह इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इस तरह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया। अब क्या होगा, ये आपस में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, जो आप देख रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ इथाइन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, क्योंकि अब ये बॉन्ड इसके साथ नहीं है क्योंकि ये ब्रेक हो चुके हैं, ये टूट गए हैं, ठीक है। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो कि आपके पास क्या है, इथाइन, ये आपको मिल चुकी है। ये आपकी जो मेन प्रोडक्ट थी इथाइन, ये बन गई है अल्काइंस, ठीक है। अब बाकी क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब फिर मौजूद हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे, और इसी तरह ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ मिलके ये भी बॉन्ड बना देंगे, तो डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। तो आप देखें कि आपको 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाएंगे, एक CO2 यूनिट ये वाली और दूसरी CO2 यूनिट ये आपको मिल जाएगी। और आप देखें कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर ली है, कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाइड, वैलेंसी क्लियर है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 और 4 बॉन्ड ये और 4 ये। तो इस तरह से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स के एट एनोड जो है वो आपको 2 जो है ये प्रोडक्ट्स मिली हैं, एक इथाइन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है गैसियस फॉर्म में होता है, तो यहाँ से ये रिलीज हो जाएगी। उसके बाद एट कैथोड क्या प्रोसेस होता है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन उधर जो है लूज हुए थे एट एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, वो यहाँ पर गेन हो जाएंगे। तो अब आपको पता है कि वो वाटर की मौजूदगी में सारा प्रोसेस हो रहा था। मैं इसको दोबारा से दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है स्टेप माइंड में रहे कि देखिए वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है और आप यही मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर से इसके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। ये आपको 2 हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ पर मिलेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में भी देख लें, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 to the 4 हाइड्रोजन। तो देखें यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 1 2 ये हैं, पीछे 2 लगाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये 4 हो गए। और इसी तरह ऑक्सीजन देखें तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शो किया हुआ है। तो एक नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने 2OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना नहीं भूलना। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ 2OH लिख देते हैं क्योंकि वो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते। तो रिप्रेजेंट करने के लिए लाजमी है कि आपने यहाँ पर 2OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज डालना है। अब जो है आपके पास जो बाकी जो पार्ट बचा था आपके पास पोटाशियम आयंस, तो मैंने आपको बताया था वो किधर जाते थे, कैथोड पे जाएंगे। ये वाला पोटाशियम आयन, इस वाले को हमने डील कर लिया, हमने एनोड की बात कर ली। अब कैथोड की बात चल रही है, तो कैथोड की तरफ ये जो है वो जो पोटाशियम आयंस थे ये अट्रैक्ट हुए थे। तो यही पोटाशियम आयंस को आपने यहाँ पर मैंशन करना है, 2 पोटाशियम आयंस और साथ में ये 2 हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ से जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और आपको जो है 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूनिट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के 2 जो है यूनिट्स आपको कैथोड पे मिलेंगी और 2 एनोड पे। तो आपने देखा एनोड पे ये 2 मिली थी और कैथोड पे जो है ये 2 आपको मिल रही हैं कि एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी हाइड्रोजन गैस जो है ये आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपने ये जो चारों आपको प्रोडक्ट्स हैं ये मिली हैं, ये आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो आपको एनोड पे मिली और ये वाली 2 हैं वो आपको कैथोड पे मिली हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है वो आपको क्लियर हो गया है और इसमें कोई भी स्टिल आपको अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर ही आप जो है फर्दर रिएक्शन की तरफ आएँ। अगर कन्फ्यूज़ हैं, स्टिल कन्फ्यूज़ हैं, तो आप दोबारा से रोक के आप जो है इस लेक्चर को अच्छे तरीके से दोबारा से थोड़ा स्लो करके आप इसको अंडरस्टैंड करें तो आपको काफ़ी इसमें आसानी होगी। तो ये थर्ड मेथड था स्टूडेंट्स जिसके थ्रू हम लोगों ने अल्काइंस को प्रिपेयर कर लिया। अब जो मैं लास्ट मेथड है उसकी तरफ आने लगी हूँ। तो लास्ट मेथड क्या है आपके पास, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो ये स्टूडेंट्स फोर्थ मेथड जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन है। तो इसमें आप देखें कि ये होता क्या है कि बेसिकली बनता कैल्शियम कार्बाइड से जो है ये आपको इथाइन मिलती है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए भी तो जाहिर बात है आपको एक स्टेप चाहिए होता है, ठीक है, उसमें एक स्टेप रिक्वायर्ड होता है। तो अब क्या है कि आपने इसमें क्या करना होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, कोक के साथ। ये कार्बन जस्ट कार्बन को किसको रिप्रेजेंट करता है, कोक, ठीक है। तो जब हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ ट्रीट करते हैं, कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं तो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये आपको स्टार्ट में मैंने बताया था ये रिएक्शन कंडीशन में रिक्वायर्ड है। 2000 डिग्री सेल्सियस इतना हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है इसमें कैल्शियम कार्बाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप देखें कि यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से 2 सी आपको मिलेंगे तो ये कैल्शियम कार्बाइड मिल जाएगा और बाकी अब यहाँ पर क्या बचा, एक कार्बन बच गया और एक ऑक्सीजन। तो ये मिलकर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसी को आप फर्दर कैल्शियम कार्बाइड आपको मिल गया तो इसको आपने फर्दर ट्रीट करना है। इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये रिएक्ट करेगा। मतलब जब वाटर इनके ऊपर पोल्स, आपको पता है ना वाटर पोलर मॉलिक्यूल है तो इस पर पोल्स क्रिएट करवा के दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो इसको मतलब इसलिए ऐसे लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से Ca जाएगा और यहाँ से 2 OH यूनिट्स जो है वो निकल जाएंगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। आप देख रहे हैं पीछे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। तो यहाँ से CaOH होल ट्वाइस 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूनिट्स आपको मिली, इसके एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूनिट मिल जाएगी और बाकी जो है आप देखें कि यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो मौजूद है लेकिन यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स जो है वो ज़रूरी हैं अल्काइंस की स्पीशी कंप्लीट होने के लिए, अल्काइन मॉलिक्यूल मिलने के लिए। तो एक हाइड्रोजन इधर होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH की फॉर्म में यानी कि इथाइन की फॉर्म में या एसिटाइलिन जिसे आप कह रहे हैं। तो ये इथाइन की इस तरह से स्टूडेंट्स हम प्रेपरेशन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 4 मेथड्स आप लोगों से डिस्कस किए जिनके थ्रू जो है हम अल्काइंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो होप्स हो कि आपको चारों मेथड जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे इस लेक्चर के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।